हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम न्यूज़ में आए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो कि रिलेटेड है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से। तो ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसको रिलीज़ करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और अभी जो ये 2020 की रिपोर्ट आई है, इसमें इंडिया की रैंक 135 है अमंग 146 कंट्री। जो कि देख सकते हैं आप, इंडिया जो है एकदम टॉप, एकदम बॉटम की कंट्रीज़ में है। 146 में सिर्फ हम 11 कंट्रीज से आगे हैं। तो ये जो रिपोर्ट है, ये जो पब्लिश होती है, इसके 4 पैरामीटर्स हैं। तो पहला पैरामीटर है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एंड थर्ड है हेल्थ एंड सर्वाइवल। ये जो तीसरा पैरामीटर है, इसमें इंडिया ने सबसे बेकार परफॉर्म किया है। 146 कंट्री में से सबसे लास्ट में जो है इंडिया का ही पोजीशन है। और लास्ट है एजुकेशनल अटेनमेंट। तो ये इंडिया की रैंक जो है बाकी हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं, अगर उनसे कंपेयर करते हैं, तो बांग्लादेश की 71 है, नेपाल की 96, श्रीलंका 110, Maldives 117, Bhutan 126. Only the performance of Iran जैसे 143, पाकिस्तान 145 एंड अफगानिस्तान 146। तो ये जो आप देख सकते हैं हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, उनसे हमारी रैंक कितनी ज़्यादा कम है। बट हम ये थोड़ी बहुत जो कंट्री पाकिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान, इन्हीं से थोड़ा ऊपर है, तो कुछ अच्छी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो was worse than India in South Asia। ओके, 2021 में जो यही जो इंडेक्स थी, तो इसकी रैंक इंडिया की जो थी 140 थी आउट ऑफ 156 कंट्री। तो लास्ट ईयर भी बहुत बेकार परफॉर्मेंस थी हमारी, और इस बार भी अच्छी नहीं रही है। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे हम आते हैं, जो कि रिलेटेड है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से, AMR। तो ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि WHO ने अपनी पहली रिपोर्ट पब्लिश की है ऑन वैक्सीन बीइंग डेवलप्ड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन कॉज बाय AMR। तो जो हम AMR बैक्टीरिया है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है, इनको जो वैक्सीन डेवलप की गई है इनको प्रिवेंट करने के लिए, तो उससे रिलेटेड उस रिपोर्ट अभी WHO ने पब्लिश की है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि AMR होता क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये है क्या चीज़। एक्चुअली क्या होता है, हमारी बॉडी है, आप जानते हैं कि जब भी कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल माइक्रोब जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगल, बहुत सारे जो ये छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी में जाते हैं, तो हमको इलनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, जब हमारी बॉडी ये जो माइक्रोब होते हैं हमारी बॉडी में जब भी ये जाएंगे, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम काम करता है इनसे लड़ने के लिए, तो ये माइक्रोब समय के साथ साथ डेवलप कर लेते हैं ऐसा मैकेनिज्म कि जो है, अगर हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो भी काम नहीं कर रहा है, और हम जैसे कोई मेडिसिन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं जो इनको किल करने के लिए, लाइक पैरासीटामोल और अदर एंटीबायोटिक, तो वो भी उस पर काम नहीं कर रही हैं। कि मतलब कि जो माइक्रोब्स हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस, ये सब है, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हैं कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम, इवन हम अगर हाई लेवल की जो ड्रग्स हैं लाइक एंटीबायोटिक्स, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, तो ये सब भी काम नहीं कर रही हैं उसके अगेंस्ट, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। तो इस सिचुएशन को कहते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये कहना है WHO का कि दिस इज़ लाइक साइलेंट पैंडेमिक, कि इस चीज़ को ज़्यादा हम लोग पता नहीं चल रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट इट्स किलिंग सो मैनी पीपल। तो इसका अभी जो रिपोर्ट है उसमें दिया है कि नियरली एक साल में ये 5 मिलियन लोगों को डेथ होती है बिकॉज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये होता क्यों है, इसका रीज़न है, मेन रीज़न तो ये है कि जैसे अगर कोई हमको बीमारी हुई है और हमको जो है दिया गया है एंटीबायोटिक्स का डोज दिया गया है, और उसकी एक डॉक्टर होते बताते हैं कि आपको कि आज 3 दिन के लिए लेना है या 5 दिन का कोर्स करना है। बट क्या होता है, हमको लगता है कि एक आध दिन हमने खा लिया, उसके बाद हाँ सही लग रहा है, फिर हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो
प्रॉपर मेडिकेशन को पूरी तरह से फॉलो नहीं करना, दिस इज़ द मेन कॉज बिहाइंड कि ये एंटी माइक्रोबियल AMR जो है डेवलप हो रहा है बॉडी में। तो एक तो ये कॉज है, और दूसरा कि जैसे आप कोई फूड ले रहे हैं जो कि एनिमल से नॉनवेज फूड है, तो उसमें जो भी आप एनिमल को कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर उसके अंदर ऑलरेडी अगर डेवलप्ड होगा AMR, तो वो आपके अंदर भी जा सकता है। और जैसे कि इन्वायरमेंट के थ्रू, अगर इन्वायरमेंट में आसपास आपके जैसे कोई भी आपका एनिमल है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, लाइक पोल्ट्री में, और जैसे काऊ वगैरह हैं, अगर इनके अंदर भी AMR है तो इन्वायरमेंट के थ्रू ये आप तक आ सकता है। और अनकुक्ड फूड ये तो है ही। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया है कि किस किस चीज़ों से AMR जो है डेवलप होता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि रिलेटेड है गोपाल गणेश अगरकर जी से। तो ये हमारे समाज सुधारक, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। इनका अभी जन्मदिन था 14 जुलाई को, और ये सतारा डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र की 1856 में इनका जन्म हुआ था। ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर, जो कि मैंने बताया, और ये डीपली इन्फ्लुएंस थे फिलॉसफी, किसकी फिलॉसफी, वोल्टायर की और रूसो की फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इन्होंने बहुत जगह कंट्रीब्यूशन किया है सोशल रिफॉर्म के तौर पे, लाइक वुमेन्स राइट, वुमेन एजुकेशन एंड अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है। और जैसे उस टाइम पे ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे प्रेस का जो रोल था उसको भी इन्होंने काफ़ी स्ट्रेंथन किया है। इन्होंने तिलक की जो ये वीकली आती थी केसरी, आप जानते होंगे, उसके एडिटर रह चुके हैं, एंड सुधारक के फाउंडर रहे हैं। पीरियोडिकल मतलब कि एक वीकली टाइप की एक मैगजीन थी सुधारक, तो उसके ये फाउंडर थे, फाउंडर एंड एडिटर दोनों थे। और न्यू इंग्लिश स्कूल, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एंड फर्गूसो कॉलेज, इन सब के को फाउंडर हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि रिलेटेड है डिजी लॉकर से। तो अभी ये जो डिजी लॉकर पे CRS के द्वारा जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ये जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करता है, तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं डिजी लॉकर से, ठीक है। तो इसलिए डिजी लॉकर न्यूज़ में था। तो ये जो डिजी लॉकर है, ये एक स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च की थी। कब की थी? फरवरी 2015 में। तो ये फ्लैगशिप स्कीम है। तो इसमें आप जानते हैं डिजी लॉकर एक ऐप है जिसके थ्रू हम जो हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ये सब हम जो है एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन। कि हम लोग को जो पेपर फॉर्मेट में जो डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो उसकी अब ज़रूरत नहीं है। और ये जो डॉक्यूमेंट होंगे, ये सब डिजिटली वेरीफाई होंगे बाय गवर्नमेंट। तो इसका ये फ़ायदा है। तो ये जो CRS है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये एक इट इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्टिन्यूस कंपल्सरी एंड परमानेंट रिकॉर्डिंग ऑफ बर्थ, डेथ, स्टिल बर्थ रिकॉर्डेड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो हम जानते हैं कि ये जो बर्थ रजिस्ट्रेशन, बर्थ से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड और स्टिल बर्थ से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रिकॉर्ड बनाया जाता है, ये काम CRS करता है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम करता है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन ये जो करता है, तो इट कम्स अंडर ये प्रोविज़न है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1869। तो इसके अंतर्गत इसका काम है कि इंडिया में जितने भी बर्थ और डेथ से रिलेटेड जितने केस हैं, सबको रजिस्टर करना। तो दैट्स इट। चलिए हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि रिलेटेड है सोडियम आयन बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी से। अभी ये रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ हाउस्टन ने डेवलप किया है एक इलेक्ट्रोलाइट विच मेक्स इट सिग्निफिकेंटली मोर वायबल टू प्रोड्यूस सोडियम आयन बेस्ड बैटरी कॉमर्शियली। कि इन्होंने एक तरीका खोज लिया है जिसके थ्रू ये जो सोडियम आयन बैटरी हैं, इनको हम कॉमर्शियली जो है इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन द वेरी लार्ज स्केल। तो ये एक बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली हम लोग जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो लिथियम आयन बैटरी होती है, जो कि थोड़ी कॉस्टली भी पड़ती है और बहुत सारे उसके ड्रॉबैक्स हैं, जो कि सोडियम आयन बैटरी को यूज़ करने पे उनको कम किया जा सकता है। तो चलिए इनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला, ये सोडियम आयन बैटरी या सॉलिड स्टेट बैटरी
एंड यूज सॉलिड इंस्टेड ऑफ लिक्विड। तो ये सॉलिड, इसमें जो कैथोड एनोड होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो कंपेयरिंग विद लिथियम आयन बैटरी, तो सोडियम आयन को इससे कंपेयर करते हैं। तो ये जो इसकी जो सोडियम आयन बैटरी है ये एक्चुअली सॉलिड स्टेट में होता है, तो ये ज़्यादा एनर्जी डेंस होता है कि आप कम स्पेस में ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। तो ये इसका एक पॉजिटिव है इन कंपैरिजन टू लिथियम आयन बैटरी। एंड लोअर चार्जिंग टाइम, तो उसको कम समय लगेगा चार्ज करने में, तो ये काफ़ी बेटर है। एंड इम्प्रूव लाइफ, ठीक। और सोडियम बैटरी जो है इसके पोटेंशियल क्या क्या हैं कि सोडियम जो है हमारे पास नेचर में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू लिथियम आयन। और ये ग्रीनर एंड सस्टेनेबल बैटरी सिस्टम है कि ऐसा नहीं जैसे लिथियम है, इसके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तो इसकी वजह से ये जो है थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। और मोस्टली कुछ कुछ रीजन में ही जो है लिथियम के जो माइंस हैं वो कुछ ही रीजन में अवेलेबल हैं, तो इस वजह से इसको इंपोर्ट करना पड़ता है और काफ़ी थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। अगर आप सोडियम को देखें तो बहुत ही अबेंडेंस में है हमारे नेचर में, तो इसको बनाना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। एंड लेसर कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन देन लिथियम, ठीक। कंटेन्स नॉन फ्लेमेबल सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स दैट एग्जिबिट हाई सेफ्टी, ठीक है। तो इसको बनाना, और ये जो है नॉन फ्लेमेबल सॉलिड है सोडियम, और जैसे लिथियम में काफ़ी इसका जो एटॉमिक नंबर बहुत ही कम होता है, तो जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर ये सब बहुत ही लो होता है, तो ये स्टेबल कम होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी लो होती है इन एटमॉस्फेयर, तो ये एक ड्रॉबैक को कम करेगा। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।